सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे चीन के नेविगेशन सिस्टम या जीपीएस सिस्टम पर। देखेंगे चीन का नेविगेशन सिस्टम क्यों खास है, इसमें ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से चर्चा में बना हुआ है, और साथ ही साथ देखेंगे कि आखिर कैसे चीन का नेविगेशन सिस्टम आने वाले समय में भारत और अमेरिका के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकता है। इस जीपीएस सिस्टम का नाम है बाइडू या बीडू, और यह कहाँ का है? यह चाइना का नेविगेशन सिस्टम है या जीपीएस सिस्टम है। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे अगत्ती द्वीप पर। देखेंगे अगत्ती द्वीप कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी ज्योग्राफी क्या है, और इस समय ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना के नेविगेशन सिस्टम पर, जिसको हम 2 शब्दों से बोल सकते हैं, बाइडू या बीडू, दोनों शब्द यूज किए जा रहे हैं। जीपीएस अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो किसी चीज, वस्तु, व्यक्ति की लोकेशन पता करने में उपयोगी साबित होती है। अर्थात इसमें शब्दों को समझिए कि ग्लोबल पोजिशनिंग मतलब विश्व में आप कहीं पर क्या आपकी पोजीशन है, कहां पर आप मूव कर रहे हैं, इसको पता करने के लिए क्या किया गया है, सैटेलाइट सिस्टम बनाया गया है। सिस्टम का मतलब है कि एक सैटेलाइट नहीं है, कई सैटेलाइट्स को जोड़ा गया है। ये सैटेलाइट्स क्या करते हैं, सिग्नल छोड़ते रहते हैं, और यह जो सिग्नल्स हैं, जब आपका मोबाइल या जो भी आपके पास जीपीएस का डिवाइस है, जब वो एक्टिव होता है तो वह रिसीवर का काम करता है। आसान शब्दों में समझिए, जैसे आपके पास एक मोबाइल है, उसमें आपने देखा होगा जीपीएस लगा होता है। जब आप जीपीएस चालू कर देते हैं और जीपीएस चालू करके जब आप मूव करते हैं, तो इससे दूसरे व्यक्ति को अगर आपने अपनी लोकेशन शेयर की है कि वो ट्रैक कर सकता है, तो आसानी से आपको ट्रैक कर सकता है। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा कई बार आप ओला उबेर गाड़ी वगैरह बुक करते हैं, तो आप उसको ट्रैक करते हैं कि गाड़ी कहाँ पर है। कैसे कर पाते हैं? दरअसल उस गाड़ी का जीपीएस सिस्टम क्या है, चालू है, और वह चालू है तो उससे क्या कर रहा है, जो ऊपर हमारे सैटेलाइट्स हैं उनसे वो डेटा जो आ रहा है उसको रिसीव कर रहा है, और उस रिसीव करके वह सैटेलाइट्स हमको भी, उस सैटेलाइट से हमने भी क्या किया है, अपने आप को जोड़ लिया है। तो वो हमें बता रहा है कि अब वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। कुल मिलाकर जो जीपीएस सिस्टम है ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो किसी चीज की लोकेशन बताने में क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। इस सिस्टम का विकास सबसे पहले जो किया गया था 1960 में किया गया था, और अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था, और यही कारण है कि इसका लंबे समय तक प्रयोग वहां की सिर्फ आर्मी करती थी। लेकिन 27 अप्रैल 1995 को यह सभी के लिए ओपन कर दिया गया, अर्थात हर व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। इसका उपयोग करने के लिए क्या करना होगा, आपको जीपीएस का कोई डिवाइस लेना होगा जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते, इसका लाभ ले सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा आप पर्वतीय क्षेत्रों में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं है, आपको किसी लोकेशन पे जाना है, आपने क्या किया, लोकेशन डाल दिया, मैप चालू कर दिया। अब ये जीपीएस सिस्टम आपको बताता जाएगा कि आप दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए। क्यों? क्योंकि दरअसल इसके पास वो सभी सूचनाएं आ रही हैं। ये सूचनाएं कैसे आ रही हैं? 2 रूपों में। यह एक तो
सेटेलाइट्स के जाल से, दूसरा आपके मोबाइल में जो रिसीवर है यह आपकी भी लोकेशन सेटेलाइट्स को दे रहा है कि कैसे कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, और रास्ते का मैप उसके पास पहले से है, तो यह आपको गाइड करता रहता है कि आप दाएं मुड़िए, आप बाएं मुड़िए। तो यही क्या है, आपका जीपीएस सिस्टम है जो अब सभी के लिए चालू हो चुका है। इस सिस्टम को अर्थात जीपीएस सिस्टम को 9 स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है नेविगेशन, सैटेलाइट, टाइमिंग एंड रेंजिंग। यह व्यक्ति की लोकेशन बताता है, व्यक्ति की स्पीड को भी बताता है, किसी स्थान से कितनी दूरी पर, जैसे आपने देखा होगा कोई गाड़ी है, ट्रेन है, आप उसको ट्रैक करते हैं, आप पता करना चाहते हैं उसकी स्पीड, तो आपको बता देता है कि इस स्टेशन से इतनी दूरी पर है। कैसे पता चला? ये सभी चीज पता चलती हैं जीपीएस के माध्यम से। जीपीएस को अगर हम कुछ विशेषताओं के आधार पर देखें तो लोकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, ट्रैकिंग के लिए, आप कोई चीज मंगाते हैं, आप उसको ट्रैक करते हैं, आप देखते हैं कि क्या क्या उसमें हो चुका है, ये किसके वजह से होता है? जीपीएस की वजह से होता है। मैपिंग के लिए, टाइमिंग के लिए, अर्थात कितना समय लग सकता है किसी गाड़ी, किसी व्यक्ति को आप तक आने के लिए। आपने देखा होगा आप जीपीएस सिस्टम में ये स्टार्ट करते हैं, आप कहीं जाने के लिए कहते हैं और आप लोकेशन डाल देते हैं, वो आपसे पूछता है पैदल जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, तो किससे क्या होता है, वो टाइमिंग भी बता देता है। तो यही क्या है, जीपीएस सिस्टम। जीपीएस सिस्टम का अच्छा उपयोग करने के लिए, अर्थात जो जीपीएस सिस्टम, जो अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है, इस तरह से पूरे विश्व के किसी भी स्थान के लोकेशन के विषय में पता करने के लिए, किसी व्यक्ति के विषय में पता करने के लिए कम से कम 24 से 30 सैटेलाइट्स की आवश्यकता होती है। और ये 24 से 30 सैटेलाइट एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं और इन्हीं नेटवर्क का यूज करते हैं हम अपनी सभी सुविधाओं के लिए। ये जो सभी सैटेलाइट्स होते हैं 24 से 30, ये क्या करते हैं, हमेशा पृथ्वी पर सिग्नल भेजते रहते हैं, और जब सिग्नल भेज रहे हैं तो इसको रिसीव करने के लिए जो भी जीपीएस की डिवाइस है, जब वो एक्टिव होती हैं तो उससे जुड़ जाती हैं। जैसे आपने जब अपना मोबाइल का जीपीएस सिस्टम बंद कर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जीपीएस के माध्यम से आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कई बार आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि आप अपने लाइव लोकेशन भेज दीजिए कि आप किधर बढ़ रहे हैं, तो ये कैसे हुआ? पहले वो व्यक्ति क्या करता है, अपना जीपीएस सिस्टम स्टार्ट करता है। ठीक इसी तरह से जब आप कहीं मैप या कहीं आप जा रहे होते हैं और आपने कोई लोकेशन डाला कि आपको वहां जाना है, तो पहले वो ऐप क्या कहता है कि आप अपना जीपीएस सिस्टम स्टार्ट कीजिए, तभी तो हम पता कर पाएंगे। ये कैसे होता है? जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी पर हमेशा सिग्नल आ रहे हैं, और इस सिग्नल को जैसे ही आपका मोबाइल क्या करेगा, रिसीव करेगा, इस सैटेलाइट सिस्टम से जुड़ जाएगा। अब सैटेलाइट सिस्टम सभी प्रकार की सूचनाएं आपको क्या करेगा, देता रहेगा। किसी व्यक्ति के विषय में यदि हमें अच्छी तरीके से लोकेशन पता करना हो, तो इसके लिए हमें 4 कम से कम सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। इस ट्रैक्टर को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, ये ट्रैक्टर देखिए, इसके जस्ट खोपड़ी पर एक सैटेलाइट है, इसके थोड़ा सा और फिर उत्तर और पूरब की ओर देखिए आपको एक और, कुल मिलाकर 4 सैटेलाइट्स हैं। अब देखिए ये चारों सैटेलाइट से क्या है, ये डेटा को रिसीव कर रहा है। तो डेटा को ये जब रिसीव कर रहा है, तो देखिए हर जो है कि सैटेलाइट से जो डेटा आ रहा है, जो सिग्नल आ रहा है, वो कुछ कुछ देर में पहुंचेगा। तो स्वाभाविक है जो पहला जो सैटेलाइट है, जो इसकी जस्ट खोपड़ी पर है, उससे सैटेलाइट से क्या होगा, जल्दी से सिग्नल ट्रैक्टर के पास आ जाएगा और उसको क्या करेगा, कैच कर लेगा। तो अब क्या करेगा, यह जो पहला सैटेलाइट है, यह सभी सैटेलाइट को सूचना दे देगा कि हमने इतने सेकेंड में अपना सिग्नल पहुंचाया है। जैसे ये दूसरे के जो सैटेलाइट्स है उस तक ये सूचना पहुंचेगी, वो देखेगा कि हमारी सूचनाएं कितने देर में। मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि पहले जो सैटेलाइट से सिग्नल 1 सेकेंड में पहुंचा, दूसरे से 2 सेकेंड में, तीसरे से 3 सेकेंड में, चौथे से 4 सेकेंड में। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा, सभी सैटेलाइट्स एक दूसरे के इसको जोड़कर ये बताते रहेंगे कि यह व्यक्ति अभी यहां था, अब इतने स्पीड से दूसरे जो है कि सैटेलाइट का डेटा रिसीव कर रहा है, इसका मतलब इतनी तेजी से आगे बढ़ गया। क्योंकि सैटेलाइट्स तो क्या है, फिक्स है ना, उनके बीच की दूरी फिक्स है, और जो उनके यहां से डेटा आ रहा है उनकी स्पीड भी फिक्स है। तो इससे क्या होगा, ये पता चलता रहेगा ये व्यक्ति किस डायरेक्शन में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इसको मैं एक और इमेज से आपको समझाता हूं। इस इमेज को देखिए, इस इमेज में देखिए कि ये 3 जो सैटेलाइट्स हैं उसके बीच में है। अब यह जिधर भी ये जो रेड कलर का पॉइंट है, जिस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि वो किसी
डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो एक सैटेलाइट से दूर होगा, दूसरे सैटेलाइट के क्या जाएगा, करीब जाएगा। तो ये देखा जाएगा कि आखिर एक व्यक्ति, एक जीपीएस सिस्टम कितनी तेजी से एक जीपीएस सिस्टम या एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट के संपर्क में आ रहा है। यही क्या करेगा, इसकी स्पीड बता देगा। तो कुल मिलाकर लगभग अगर हमारे पास 4 जीपीएस सैटेलाइट्स हैं तो हम अच्छी तरीके से किसी व्यक्ति की लोकेशन को पता कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने क्या लिखा है कि आपके जीपीएस रिसीवर, जैसे आपके मोबाइल में है, आपके जीपीएस रिसीवर तक सिग्नल पहुंचने में कितना समय लगा, जो कि पहली सैटेलाइट से जो आपने सिग्नल रिसीव किया, उसके आधार पर जीपीएस सिस्टम यह कैलकुलेशन करता है कि आखिर आपने जो है कि कितनी तेजी से आप दूसरे को बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आप तेजी से बढ़ रहे होंगे तो आपने अभी 1 सेकेंड में रिसीव किया, हो सकता है आप स्पीड से आगे बढ़ गए, आपने 2 सेकेंड में, फिर 3 सेकेंड में, और ऐसे ही दूसरा जो सैटेलाइट है उसके जिसके आप करीब जाते जा रहे हैं वो भी नोट करता जाएगा कि पहले हमने 5 सेकेंड में अपना सिग्नल भेजा, अब 2 सेकेंड में भेज रहे हैं, फिर मालूम चला कि सेकेंड से भी कम समय में भेज रहे हैं। तो इससे क्या करेगा, वो पता लगा लेगा कि आप कितनी तेजी से आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह जो जीपीएस सिस्टम का जाल है जिसके माध्यम से हम एग्जैक्ट लोकेशन, किस तरह से आदमी काम बढ़ रहा है तेजी से, कोई वस्तु हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती, कुछ भी, ये जो करता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी को बोला जाता है ट्राइलेटरेशन। तो ट्राइलेटरेशन का मतलब क्या है, वह प्रक्रिया जिसके आधार पर आप किसी व्यक्ति की गतिविधि या मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं। जैसे जैसे क्या होगा, हमने कहा कि 3 सैटेलाइट्स कम से कम मतलब होने 4 चाहिए, लेकिन 3 सैटेलाइट्स के मध्य ये जो सर्किल बनता है, ये सर्किल एग्जैक्टली बता पाता है कि किस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि 3 सैटेलाइट्स की जगह हम 10 सैटेलाइट्स यूज करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, इससे क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। सैटेलाइट्स की नंबर जितने ज्यादा होंगे सटीकता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब हुआ क्या कि मैंने बताया सबसे पहले यूएसए के द्वारा इसका विकास किया गया, उसके बाद रूस के द्वारा किया गया जिसने इसका अपना नाम ग्लोनास रखा, उसके बाद जो है कि यूरोप ने किया, इसका नाम गैलीलियो रखा, और फिर अब चीन ने इसका विकास किया, अभी नहीं बहुत समय पहले ही कर लिया था, और इसका नाम है बैडू नेविगेशन सिस्टम या बाइडू नेविगेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बीडीएस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ का है, चाइना का। चीन ऐसा करने वाला अर्थात अपना जो ग्लोब जीपीएस विकसित करने वाला चौथा देश बना। बाइडू नेविगेशन सिस्टम का विकास चीन के द्वारा 1990 के दशक से प्रारंभ किया गया, अर्थात इन्होंने प्रोजेक्ट पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया 1990 के दशक। हालांकि 1980 के दशक से ही ये उस पर रिसर्च कर रहे थे, अपना जीपीएस सिस्टम विकसित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 1990 के प्रारंभिक दशक में वर्षों में ही चीन ने 3 बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, और वर्ष 2000 तक चीन की यह जो घरेलू नेविगेशन की निर्भरता थी उसने खुद की पूरी कर ली। अर्थात वर्ष 2000 तक चीन क्या करने लगा कि अपने देश के अंदर नेविगेशन के लिए उसने खुद का ही सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है बाइडू सिस्टम। तो बाइडू नेविगेशन सिस्टम वर्ष 2000 से ही चीन के लिए एक्टिव हो गया था। फिर इसने कहा चीन ने कि हमें इतना पे ही नहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब है कि हम जिस तरह से चीन में अपने नेविगेशन सिस्टम को यूज कर पा रहे हैं, हम पास पड़ोस के क्षेत्रों में भी फैलाएंगे। और यही कारण है कि वर्ष 2012 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र को भी इसमें क्या कर लिया, शामिल कर लिया। अर्थात जिस तरह से नेविगेशन सिस्टम उसने अपने देश में वर्ष 2000 में विकसित किया था, आगे चलकर उसने एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी कर लिया। वर्ष 2018 से तो बाइडू सिस्टम ने अपनी वैश्विक पहुंच बना ली, अर्थात हर क्षेत्र में ये क्या करने लगा, कार्य करने लगा। हाल ही में चीन ने औपचारिक रूप से बाइडू 3 नेविगेशन सिस्टम की वैश्विक सेवाओं की शुरुआत कर दी है। बाइडू 3 का मतलब है कि ये स्टेज 3 है, और इस स्टेज में उसने कहा है कि जिस तरह से आप अमेरिका का जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं, अब हम उसी प्रकार की सभी सुविधाएं बाइडू अपने नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से दे रहे हैं। और ये समय कब हुआ है, यह आपको कुछ दिन पहले की ही सूचना है। चीन ने दावा किया है कि लगभग 100 से अधिक देशों द्वारा इसका जो है कि जीपीएस सिस्टम, चीन के जीपीएस सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, और बहुत जल्द ही चीन का कहना है, दावा कर रहा है चीन कि बहुत जल्द ही हम अमेरिका के जीपीएस सिस्टम को पीछे छोड़ देंगे, ये चीन का कहना है।
चीन का मानना है कि उन्होंने बाइडू के माध्यम से जीपीएस के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, बल्कि वह इस कंडीशन में है कि चीन का कोई भी व्यक्ति या कंपनी अमेरिका के जीपीएस पर अब उसको निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए चीन ने 35 सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क तैयार किया है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा सैटेलाइट का नेटवर्क है। बाइडू के माध्यम से चीन अपने सभी जो क्षेत्र हैं, समीपवर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर 10 मीटर से कम की सटीकता प्रदान कर सकता है। अर्थात कोई चीज़ है, वहां पर कोई चीज़ कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका आकार क्या है, तो 10 मीटर से कम की जो चीज़ें होती हैं उस पर भी अच्छे तरीके से इसको ट्रैक कर सकते हैं, उसके विषय में पता कर सकते हैं, क्या चीज़ है ये देख सकते हैं। 10 मीटर से छोटी चीज़ पर भी देख सकते हैं। और जो ये सटीकता है, अगर यह देखा जाए तो चीन के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा है। इनका दावा है कि ये 3 से 4 मीटर छोटी चीज को, डिवाइस को या किसी मोमेंट को भी ये क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। हालांकि जो हमारा अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है, जिसको अधिकांश हम लोग यूज करते हैं, वह 2.2 मीटर से कम की सटीकता प्रदान करता है। तो इस मामले में, सटीकता के मामले में अगर देखा जाए तो अमेरिकी जीपीएस सिस्टम अभी भी उन्नत किस्म का है। लेकिन चूंकि चीन के जीपीएस सिस्टम में नंबर ऑफ सैटेलाइट्स क्या है, ज्यादा है, तो वो भी आगे चलकर अच्छा कार्य कर सकता है। कुल मिलाकर यह जो चीन के द्वारा विकसित किया गया जीपीएस सिस्टम है, यह वर्तमान समय के सबसे अच्छे जीपीएस सिस्टम में से एक है। चीन की इस नेविगेशन सिस्टम को वह क्या करना चाहता है, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसका प्रोग्राम है, जिसको हम BRI के नाम से भी जानते हैं, उसके तहत इसको प्रमोट करना चाहता है। आपको पता है कि BRI से जो है कि पहले ही पाकिस्तान जुड़ चुका है, नेपाल जुड़ चुका है, अन्य देशों में भी जोड़ रहे हैं। आपने सिल्क रोड का नाम सुना होगा, तो ठीक इसी तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिन जिन देशों में चीन का जो है कि कार्य चल रहा है, वहां पर यह अपने नेविगेशन सिस्टम अर्थात बाइडू या बीडू नेविगेशन सिस्टम को ले जा रहा है। इससे क्या होगा कि वहां की सभी चीजों, नेविगेशन पर चीन का कंट्रोल होगा, अमेरिका का जीपीएस सिस्टम वहां से बाहर होगा और इस तरह से हर चीज, हर गतिविधि को मॉनिटर कर पाए। कल्पना कीजिए नेपाल में क्या करे कि बाइडू सिस्टम लगा दिया जाए, तो नेपाल के माध्यम से क्या किया जा सकता है, हमारे उत्तराखंड से लेकर जो भी हमारे राज्य लगे हुए हैं उत्तराखंड जो है कि नेपाल से, उन पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी कर सकता है। ठीक इसी तरह से पाकिस्तान तो पहले से ही चीन के बाइडू सिस्टम को यूज कर रहा है। ऐसी गतिविधियां अगर बांग्लादेश में होने लगें, श्रीलंका में होने लगें, तो इससे क्या होगा कि हमारे ऊपर नजर रखना इसके लिए आसान हो जाएगा। तो यह काफी चुनौतीपूर्ण है। ठीक इसी तरह से चीन के लिए है कि दक्षिण जो चीन सागर का क्षेत्र है, वहां पर जो अमेरिका के दोस्त हैं, मित्र देश हैं, वहां पर अगर इस सिस्टम के माध्यम से नजर रखे जाने लगे तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, तनावपूर्ण हो जाएंगे। पाकिस्तानी सेना और जो है कि और वहां की जो असैनिक कार्य हैं, अर्थात जो नागरिक कार्य हैं, वहां पर पहले से ही सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। बाइडू जीपीएस सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। पाकिस्तान का जो बाइडू पर निर्भरता इस संभावना पर आधारित है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका अपने जीपीएस का प्रयोग पाकिस्तान को करने से प्रतिबंधित कर सकता है। अर्थात पाकिस्तान का मानना यह है कि यदि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा तो जीपीएस सिस्टम के माध्यम से कौन सी सेना कहां पे, एक्चुअल लोकेशन क्या है, हम सब पता कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का मानना है कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो अमेरिका भारत का फेवर लेगा और इस तरह से वह क्या करेगा, अपने जीपीएस से जो भी सूचना पाकिस्तान ले सकता था उस समय के लिए रोक देगा। जब रोक देगा तो पाकिस्तान को पता ही नहीं चल पाएगा कि भारत के अंदर और क्या क्या कार्य हो रहे हैं, सीमा पर क्या क्या चीजों की तैनाती है। इसीलिए उसने कहा कि अमेरिका हमको मना कर दे। उससे पहले उसने क्या किया कि जो है कि चीन के साथ हाथ मिला लिया और वह उसका सिस्टम यूज कर रहा है। देखिए, कारगिल युद्ध जब हुआ था ना, तो 1999 में भारत ने जीपीएस के माध्यम से यूएसए से यह जानने का प्रयास किया था कि जो कारगिल क्षेत्र है वहां पर पाकिस्तान कौन कौन सी गतिविधियां कर रहा है। लेकिन उस समय भारत और अमेरिका के जो संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। इसी के कारण अमेरिका ने अपने जीपीएस के डेटा को, जो कारगिल क्षेत्र से संबंधित है, हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सकती थी, सेना की संख्या पता चल सकती थी, उनकी तैयारियों को हम पता कर सकते थे, अमेरिका ने हमें नहीं दिया। तो जिस तरह से अमेरिका ने हम
हांगकांग को ये सुविधा नहीं दी, पाकिस्तान को लगता है कि वह पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, इसीलिए उसने क्या किया है, वीडू सिस्टम जो चीन का उसको यूज कर लिया है। वर्तमान समय में भारत अमेरिका संबंध चूंकि मजबूत हैं, इसलिए जब भी अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में जो है कि अमेरिका आएगा। हालांकि राष्ट्रीय जो मुद्दों में ये इस प्रकार के जो इंटरेस्ट हैं या हित हैं ये फिक्स नहीं होते। खैर, भारत इस समय न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद को लेकर उलझा हुआ है, बल्कि अगर ये जीपीएस सिस्टम आगे बढ़ता है, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार में पहुंचता है, तो इस नेविगेशन सिस्टम की वजह से भारत की सुरक्षा को चुनौती उत्पन्न हो सकती है। और वर्तमान समय में चीन जो है कि इसका प्रयोग न सिर्फ रक्षा, परिवहन, कृषि और मत्स्य पालन, आपदा राहत आदि कार्यों के लिए कर रहा है, बल्कि आगे चलकर वह क्या कर सकता है, भारत में इस नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से निगरानी प्रणाली को मजबूत कर सकता है, वो हम पर नजर रख सकता है और ठीक इसी तरह से हमारी हर गतिविधि को क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। इसी तरह से अगर अमेरिका के संदर्भ में देखें तो दक्षिणी चीन सागर वाला क्षेत्र है, वहां पर हर गतिविधि अमेरिका की वह मॉनिटर कर सकता है। तो इस तरह से भारत और अमेरिका दोनों के लिए इक्वल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यह काफी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि जिस तरह से अभी इसका प्रसार बढ़ रहा है वह बहुत ज्यादा चिंताजनक है, लेकिन अमेरिका और भारत कुछ ना कुछ ऐसा करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो अमेरिका जो है कि यह जो वाइडू सिस्टम है, इससे चीन को न सिर्फ जो है कि रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में उसको लाभ होगा, बल्कि आने वाले समय में वह इसका प्रयोग जो है कि उन देशों को भी अपने फेवर में करने के लिए कर सकता है जिनका भारत या थोड़ा सा अमेरिका के साथ मनमुटाव है। और कारण यह है कि उनको नेविगेशन सिस्टम बहुत ही कम शुल्क पर या फ्री में भी चीन दे सकता है। खैर, आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर भारत के सामने ये जो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चुनौती उत्पन्न हुई है उसको कैसे वह टेकल कर सकता है। आप इसमें कह सकते हैं कि हमारे पास भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, हम सैटेलाइट्स को मार सकते हैं, हमारे पास भी नाविक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो चीन ने क्या किया है, इसमें थोड़ी सी बढ़त ले ली है। खैर, अब हम बात करते हैं दूसरे अपने टॉपिक पर, अगत्ती द्वीप पर। इसके देखिए आपको लक्षद्वीप का जो क्षेत्र है वो दिखाई दे रहा है, और देखिए उसके बाद जो कि इंडियन मेनलैंड है और फिर केरला, और केरला से थोड़ा सा अब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, कई द्वीपीय क्षेत्र दिखाई देंगे। सबसे दक्षिण में देखिए मिनिकॉय है, मिनिकॉय से उत्तर की ओर जाएंगे कवरत्ती मिलेगा, कवरत्ती से जो है कि थोड़ा सा पश्चिम की ओर देखिए आपको अगत्ती मिलेगा। तो ये जो अगत्ती द्वीपीय क्षेत्र है ना, देखिए फिर से मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए अब कवरत्ती से थोड़ा सा आप पश्चिम की ओर देखिए जो अगत्ती है, यही क्या है इस समय चर्चा में बना हुआ। बाकी ये जितनी द्वीपीय क्षेत्र हैं इनके लोकेशन आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये चूंकि आपसे पूछे जा सकते हैं कौन किसके पूर्व और पश्चिम में है, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए जो अगत्ती द्वीप क्षेत्र है ना, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो समुद्र में कुछ इस प्रकार के कोरल जीव मिलेंगे, परवाल जीव मिलेंगे, बहुत खूबसूरत होते हैं, काफी आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो पहले आइए हम टॉपिक को समझते हैं। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से लेकर 450 किलोमीटर, 440 किलोमीटर दूर स्थित एक द्वीपीय द्वीप समूह वाला क्षेत्र है। तो लक्षद्वीप क्या है, एक द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह में जो है कि 12 परवाल द्वीप अर्थात जो है कि कोरल आइलैंड है, 3 परवाल भित्ति कोरल लिप्स वाले क्षेत्र हैं और 5 जलमग्न बालू तटों वाले क्षेत्र हैं, और कुल मिलाकर यहाँ पे 39 जो है कि छोटे बड़े द्वीपीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। ये जो द्वीपीय क्षेत्र हैं इनकी लोकेशन देखेंगे तो 8 डिग्री से लेकर 12.3 डिग्री नॉर्थ में जो है कि अक्षांश अर्थात 8 से लेकर लगभग 12.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, साथ ही साथ 71 डिग्री से लेकर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में इनका लोकेशन आपको मिलेगा। इनके जो मुख्य द्वीप हैं कवरत्ती है, अगत्ती है, मिनिकॉय है, अमीनी द्वीप है। पहले इन द्वीपों को लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीपी द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका क्या कर दिया गया है, नाम परिवर्तित कर दिया गया है। और ये जो नाम परिवर्तित किया गया है वो 1 नवंबर 1973 से किया गया है, अर्थात 1 नवंबर 1973 से हम इसको जानते हैं लक्षद्वीप के नाम से। और लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है, 1 लाख द्वीपों का समूह। और इस तरह
से लक्षद्वीप एक संस्कृत शब्द से बना हुआ है और इस तरह से इसका ये अर्थ होता है कि बहुत से द्वीपों का समूह। भारत का ये सबसे छोटा केंद्र प्रशासित प्रदेश है जिसका कुल सतही क्षेत्रफल, सतही मतलब भूमि वाला क्षेत्रफल, सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर का है, अर्थात 32 वर्ग किलोमीटर में इसका पूरा विस्तार है। यहाँ की जो राजधानी है कवरत्ती है और लक्षद्वीप जो क्षेत्र है पूरा जो द्वीपीय क्षेत्र है केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया तो यह जो द्वीपीय क्षेत्र है इसके लोकेशन से आप परिचित हैं और मैंने बताया अभी 8 डिग्री के नियर अबाउट, 8 डिग्री अक्षांश के नियर अबाउट इसका बताया। तो इससे क्या पता चलता है विषुवत रेखा से निकट है, चूंकि द्वीपीय क्षेत्र है तो समुद्री प्रभाव भी है और इसके कारण यहाँ पे पर्याप्त वर्षा होती है। गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। गर्म और आर्द्र जलवायु में क्या होता है, कुछ वनस्पतियों का विकास बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे मत्स्य और बागानी इसी के कारण सबसे ज्यादा विकसित हैं। पर्यटन भी यहाँ क्या है, काफी विकसित है, फेमस है। कवरत्ती के पश्चिम में अगत्ती द्वीप क्षेत्र है जो मैंने दिखाया। अगत्ती द्वीप मूंगा अर्थात कोरल और मछलियों की विविध प्रजातियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अर्थात यहाँ पे जब जाएंगे तो कोरल, जैसे मैंने आपको इमेज दिखाया कलरफुल, आपको कई प्रकार के कोरल देखने को मिल जाएंगे, मछलियों की कई प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और यह वह क्षेत्र है लक्षद्वीप का जहाँ पे सर्वाधिक मछलियां मिलती हैं, अर्थात मत्स्यन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ की बहुत बड़ी आबादी की निर्भरता नारियल की कृषि पर है। ध्यान दीजिएगा, नारियल की कृषि। यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो होती है वो लगभग 1600 मिलीमीटर तक होती है, जिसके कारण चूंकि मैंने बताया विषुवत रेखा से करीब है, टेम्परेचर ज़्यादा है, आर्द्र जलवायु है, समुद्री प्रभाव है, वर्षा भी ठीक ठाक हो जा रही, इसके वजह से नारियल का विकास पर्याप्त होता है जिस पर यहाँ की बहुत बड़ी आबादी क्या है, निर्भर है। अगत्ती में क्या हो रहा था, सड़क निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर नारियल के पेड़ों की कटाई की जा रही थी, जिसके कारण न सिर्फ यहाँ की जो आबादी है उसकी आजीविका प्रभावित हो रही थी बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा था। इसी संदर्भ में एक याचिका एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा दायर की गई और उसने कहा कि दरअसल यह जो पूरी गतिविधि है यह क्या है, अवैध है, गलत है और यह न सिर्फ वहां के रहने वाले लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा बल्कि पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी घातक है। इसी के कारण राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात एनजीटी की दक्षिणी पीठ ने अगत्ती द्वीप में नारियल के वृक्षों की जो कटाई हो रही थी उस पर रोक लगा दिया है और रोक लगाने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं जो ये देखेगा कि सड़क निर्माण से लक्षद्वीप एकीकृत द्वीप प्रबंधन, ध्यान दीजिएगा शब्द, लक्षद्वीप एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना का किसी तरह से उल्लंघन तो नहीं हुआ है। अब ये देखिए कि लक्षद्वीप एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना क्या है, इसको मैं आगे समझाऊंगा। कुल मिलाकर यह देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर पेड़ों की कटाई हो रही थी तो लोगों ने कहा कि ये पर्यावरण के खिलाफ है, हमारी आजीविका के खिलाफ है, इसीलिए एनजीटी ने रोक लगा दिया है, कहा है कि नहीं पेड़ों की कटाई नहीं होगी अभी जब तक हम दूसरा कोई आदेश नहीं दे देते। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि देखेंगे आखिर इससे किसी भी तरह से यहाँ के द्वीपीय क्षेत्र पर कोई निगेटिव इंपैक्ट तो नहीं आ रहा। अब ये जो क्षेत्र है ये चक्रवात और समुद्री तूफानों के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है। अगर पेड़ रहते हैं तो क्या करते हैं, हवाओं की गति को रोक देते हैं, जलधाराओं का यह जो बहता हुआ पानी उसके प्रभाव को रोक देते हैं। लेकिन अगर इन पेड़ों की जो है कि क्या होगी, कटाई हो जाएगी तो प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगे भी, इसकी संवेदनशीलता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए मैंने आपसे एक शब्द यूज किया था और वह क्या है, एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना। तो इसमें देखिए हुआ क्या है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के विकास के लिए एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना का विकास किया गया है। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान का मतलब क्या है कि सभी द्वीपों पर जो भी कार्रवाई होगी उसमें प्रयास यह किया जाएगा कि किसी भी तरह से किसी भी आइलैंड पर कोई निगेटिव इंपैक्ट ना हो। जैसा मान लीजिए आप एक आइलैंड पर कार्य करते हैं और आप कहते हैं कि हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, दूसरे आइलैंड के लोग वो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या दूसरे द्वीप का जो क्षेत्र है उस पर कोई आपत्ति नहीं प्रकट की, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। इसके तहत किया क्या गया है कि जो एकीकृत प्रबंधन योजना बनाया गया है, कहा गया है कि सभी द्वीपीय क्षेत्रों को आप एक मानिए और इनके संसाधनों का उपयोग इस तरह से कीजिए जिससे न सिर्फ संसाधनों का सबसे बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके बल्कि किसी भी एक्टिविटी से किसी भी द्वीप का कोई भी पर्यावरणीय क्षति
गति नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से IMP दरअसल द्वीपों के वैज्ञानिक विकास की बात करता है। ये कहता है कि ग्रीन अर्थव्यवस्था का हमको निर्माण करना है, क्योंकि आइलैंड का मतलब ही क्या है कि एक जो है कि प्रकृति का सबसे खूबसूरत क्षेत्र, यहाँ पर हमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। वहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं उनकी हमें क्या करना है, आजीविका को ध्यान रखना है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीज़ों को हमें देखना है, और इन सभी चीज़ों को देखते हुए ही हमें क्या करना है, कोई गतिविधि करना है। और इसी के कारण क्या किया गया है, यह देखा जा रहा है कि आने वाले समय में यह जो क्षेत्र है, यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो सकता है। इसी के कारण क्या किया गया, NGT ने इस पर रोक लगा दी। अब देखिए इसमें एक शब्द मैंने यूज किया, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। तो देखिए लक्षद्वीप इधर है, अंडमान निकोबार देखेंगे तो पूरब में, लेकिन कहा यह गया है कि द्वीप द्वीप होता है, अगर एक द्वीप का इकोसिस्टम डैमेज होता है तो उससे दूसरे जो है कि आइलैंड या द्वीप का भी इकोसिस्टम डैमेज होगा। फॉर एग्जांपल अगत्ती की ही बात करें, अगत्ती में अगर मान लीजिए वहाँ अगर पेड़ों की कटाई हो और वहाँ पर आपदा प्रबंधन बढ़ जाए तो वहाँ के लोगों का आजीविका प्रभावित होगी, दूसरे द्वीप की ओर जाएंगे, या फिर वहाँ का जो पर्यटन था, जो कि वहाँ के नारियल के पेड़ों अन्य वहाँ के इकोसिस्टम की वजह से फेमस था, वो बंद होगा, तो वहाँ का जो है कि टूरिज्म भी बंद हो जाएगा। टूरिज्म बंद हो जाएगा तो आखिर वहाँ के लोग रहेंगे कैसे। तो कई प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, इसी के लिए एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना लाया गया है, और ये देखा जाएगा कि क्या ये जो पेड़ों की कटाई हो रही थी ये इसके अगेंस्ट में तो नहीं। आई होप आप पूरे वीडियो को, पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।